भारत के तहत पिछले 5 दिनों में 20 लाख करोड़ से ज्यादा आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं आखिरकार पिछले 5 दिनों से जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही थी उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा राकेश जी के कुल मिलाकर के जिस तरह का ये, जैसे आपने कहा 20 लाख करोड़ से अधिक का ये जो पैकेज है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इनोवेटिव भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है और आउट ऑफ बॉक्स भी है। और ना केवल एक नई दिशा देने वाला है भारतवर्ष को, बल्कि दुनिया को ये साबित करने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको कहते हैं कन्वर्टिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी आपदा आई थी दुनिया के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर भी, जिसका कभी किसी को गुमान नहीं था, अनुमान नहीं था, अनुभव नहीं था। उसका ना केवल सामना करने में हम सफल हुए दूसरे देशों की तुलना में, यदि आप इसको इस दृष्टि से देखें, बल्कि हम दूसरे देशों को ये रास्ता दिखाने में भी सफल हुए हैं कि किस प्रकार इस आपदा के उपरांत हम अपने पैरों पर ना केवल खड़े होने की क्षमता रखते हैं, बल्कि पहले से कहीं अधिक क्षमता और बल के साथ आगे बढ़ने की भी एक प्रयास, सफल प्रयास कर सकते हैं। इस पैकेज में, जैसे मैंने कहा, इनोवेटिव, फ्यूचरिस्टिक, कोई ऐसा वर्ग नहीं समाज का, कोई ऐसा तबका नहीं है समाज का जिसकी चिंता ना की गई हो। शुरू से ही, क्योंकि बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस सरकार ने इस आपदा के साथ निपटने का काम किया है, जो 5-5 किलो राशन और 1-1 किलो दाल वाला एक योजना बनाई गई, अब तो वो एक्सटेंडेड हो गई। उसके देखते 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ वन टाइम करने का, लगभग 8 करोड़ से अधिक उसके लाभार्थी हैं। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ और अलग अलग किसानों के लिए किसान कार्ड एक्सटेंडेड कर दिया गया उस स्कीम को। उसके अतिरिक्त वो क्षेत्र जहाँ पर कभी पहले प्रयोग नहीं हुआ था, किसी ने हाथ भी नहीं डाला था, वो टैबू समझा जाता है कि साहब नहीं, उनको एक पर्दे में ही काम होता है। एटॉमिक एनर्जी का विभाग उदाहरण के तौर पर इतना बढ़िया काम होता था, हमारे वैज्ञानिक होमी बाबा से लेकर के अभी तक उन्होंने हमारा विश्व में इतना ऊंचा स्तर किया, लेकिन उसको महदूद रखा गया, सीमित रखा। पहली बार देखिए आज ही जो घोषणा हुई है निर्मला जी के माध्यम से, उसके कल की घोषणा रादर, उसके चलते डेजिग्नेटेड रिएक्टर पीपीपी मोड में बनाया जाएगा रेडियो आइसोटोप्स के लिए, जो इलाज के लिए काम आएंगे, विशेषकर कैंसर के मरीजों के लिए। और ना केवल भारतवर्ष में, बल्कि वो बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने के काबिल होंगे। इसी तरह से इरेडिएशन, हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी का अगर आप सही इस्तेमाल करें तो सब्ज़ी, फल, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। एक जगह से दूसरी जगह जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये सब्जी भाजी ख़राब ना हो, उसकी व्यवस्था इस एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से हो सकती है। उसके लिए इरेडिएशन प्लांट लगाने की योजना इसी पैकेज में आई। स्पेस को देख लीजिए, कितने वर्षों से ये मांग चली आ रही थी। निजी क्षेत्र की कंपनियों को जो है इसरो की सुविधा बिल्कुल है, इसरो की। अब आप देखिए कितना साहस चाहिए और कितना इसमें इमेजिनेशन चाहिए। जब भी कभी मांग आती कि इसरो में थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन का भी हिस्सेदारी हो तो तौबा सब कान पकड़ लेते, साहब ये नहीं करना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत सी। ये प्रधानमंत्री मोदी का इनिशिएटिव है, क्योंकि शुरू से उनके स्वभाव में आउट ऑफ बॉक्स एक्सपेरिमेंट जो देश हित में हो किया जाए, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन का दखल करके उसको जॉइंट वेंचरिंग के थ्रू उसको बढ़ावा देना। उससे क्या होगा कि हम इस समय पहले से ही पहली कतार में खड़े हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के। हमारे यहाँ जो उदाहरण के तौर पर जो मार्स से चित्र आ रहे हैं, उसका उपयोग नासा जैसे जो प्रीमियर संस्थान है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें किल्लत बजट की थी, हालांकि पिछले 5-6 वर्षों में बहुत अधिक बजट बढ़ा भी दिया गया। तो इस तरह के, मैं तो ये कहूँगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का रास्ता भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ मोदी जी ने दिखाने का काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, भविष्य में ग्रहों की खोज हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा हो, इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं या प्राइवेट एजेंसीज हैं, इवन इंडिविजुअल्स हैं, जो देश हित में काम कर सकते हैं। सो वाइल मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, कहीं ऐसा होता भी है, इस डिस्क्रिशन के साथ उनको भागीदारी करने दी जाए, इसका रास्ता हमवार हुआ है। और
कुदरती बात है, एज ए फॉल आउट इसमें इकोनॉमी को भी बल मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा वित्त मंत्री ने कि हम स्टार्टअप को न्यूक्लियर सिस्टम के साथ जोड़ने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यदि हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता का उपयोग हमें मिलता है, और साथ साथ अगर पीपीपी मॉडल में आते हैं तो आर्थिक सहयोग का भी एक साधन बनता है। सो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन के दोनों तरफ इसका लाभ होता है और आखिरकार देश हित में है, राष्ट्र हित में है। अच्छा, आपके पास नॉर्थ ईस्ट के प्रभार भी है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर किस तरह से इस जो पैकेज में घोषणा की गई है उसको किस तरह देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के दृष्टिकोण? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने अवसर दिया कि पूर्वोत्तर ने इस आपदा के साथ, इस चुनौती के साथ सामना करने का जो अपना तरीका ढंग दुनिया के सामने दिखाया है वो अपने में एक मॉडल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी कई क्षेत्रों और प्रदेशों की तुलना में बेहतर रहा। हमारे कुछ एक ऐसे प्रदेश हैं, सिक्किम है, नागालैंड भी है, जहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव कभी नहीं आया, और 8 में से 5 प्रदेश ऐसे हैं जो कोरोना फ्री रहे। तो जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ पिछले कुछ दिन से कि जैसे मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट 6 वर्षों में डेवलपमेंट का मॉडल बन करके उभरा, इसी प्रकार पिछले 6 हफ्ते में ये कोरोना मैनेजमेंट का मॉडल बना। जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग किया, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, अनुशासनबद्ध तरीके से अपनी जीवन शैली को ढालने के लेकर के, मोदी जी के निर्देश अनुसार एयर कार्गो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पहुंचे और लद्दाख पहुंचे। 30 मार्च को ही पहला फ्लाइट पहुंच गया, क्योंकि उन्हें एहसास था इतनी संवेदनशीलता के साथ कि वहाँ लोगों को ये कहीं मानसिक तौर पर ये तनाव ना बने कि इस आपदा के चलते वहाँ असेंशियल सप्लाईज का अभाव हो जाएगा। उसके उपरांत अर्ली बॉर्डर सीलिंग हो गई 6-7 देशों के साथ हमारी सीमा, इन सब बातों के चलते। और अब नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो SDRF और होम मिनिस्ट्री का ही 14,000 करोड़ रुपये है, उसमें से लगभग 600 करोड़ रुपया तो केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए। पूर्वोत्तर जो मंत्रालय है उसमें हमारा एक नेसेड स्कीम है, नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत एक हेल्थ का सेक्टर आता है लगभग 500 करोड़ से अधिक। हमने प्रदेशों को ये सुझाव दिया कि आप हेल्थ रिलेटेड प्रपोजल्स भेजिए, हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। जैसे आज निर्मला जी के भी इस हेल्थ सेक्टर में कुछ प्रावधान है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल्स इत्यादि निर्माणित करने के। 25 करोड़ रुपया तो हमने फरवरी में ही उपलब्ध करवा दिया था प्रदेशों को फॉर गैप फंडिंग। हालांकि अभी किसी को गुमान नहीं था कि इतनी बड़ी और इतनी भयंकर रूप से ये आपदा आने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि और जो हमारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उनको हमने तीव्र गति से चलाने के लिए पहले से ही गतिविधि शुरू कर दी है। मैंने ये कहा कि हम सब ये अपने आप में ये प्रण करें कि हम बावजूद ये जो 2-3 महीने का विलंब हुआ है, हम अपनी टाइम लाइन्स को पूरा करेंगे दिन रात काम करके। और मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग इतने मोटिवेटेड हैं कि वो काम कर भी रहे हैं। अच्छा, बाकी जो मनरेगा इत्यादि का जो लाभ बाकी देश के हिस्सों को पहुंचने वाला है, जैसे 40,000 करोड़ रुपया निर्मला जी के पैकेज में मनरेगा के लिए है, वो बहुत बड़ी मात्रा में उसका लाभ पूर्वोत्तर भी पहुंचने वाला। और बाकी जो इमीडिएट मेजर्स दिए गए थे, जो राशन सप्लाई, जो खाते में पैसे जमा कराने, वो दूर दूर तक मिजोरम और अरुणाचल तक उसका लाभ पहुंचा है। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आखिरकार? उसमें मैं आपसे सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की आपने बात छेड़ी, और चूँकि हम पिछले प्रश्न के उत्तर में इस पैकेज की बात कर रहे हैं, तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो मुझसे छूट गई, जो पहले ही मुझे कह देनी चाहिए थी, कि बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ है जिसका दूरगामी प्रभाव जम्मू कश्मीर पर होने वाला है कि यूटीज़ में बिजली का प्राइवेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ पावर, उसका जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 24/7 होगा। जो बिजली की चोरी होती है या पिलफरेज होती है वो भी समाप्त हो जाएगी। अब जहाँ तक आपने कहा कोरोना के मरीज़ों की संख्या का, उसका कारण ये है कि अगर आप कुल मिलाकर के देखें हमारी परसेंटेज उतनी ही है, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तो इसको हम प्रोपोर्शन में देखते हैं, पॉजिटिव केसेस पर मिलियन, पॉजिटिव केसेस पर 100 पॉजिटिव, तो 3-4% जो शुरू में चल रहा था उतना ही है, क्योंकि अब सैम्पलिंग ज़्यादा होने लगी। लेकिन धीरे धीरे
हमारा कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ पर के बहुत ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड का कोई एविडेंस आया हो, ऐसा भी नहीं है। और जो हमारे बहुत से रेड जोन थे वो अब निकल करके आ गए हैं। जब ये मूवमेंट ऑफ पीपल शुरू हुआ तो कुछ एक अनियमित मूवमेंट भी शुरू हुआ। कुछ लोग वैसे निकल आते थे, कोई नदी के रास्ते निकल आए, कोई पगडंडी के रास्ते निकल आए, कोई कच्चे गली से निकल आए। उनको समझाना पड़ता था कि भैया ये छिप करके निकलने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि थोड़ी सी बढ़ोतरी तो अवश्य हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये ट्रेंड बहुत आगे चलेगा नहीं। थोड़ी देर के बाद इसकी फ्लैटनिंग हो जाएगी, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जिस तरह से कोविड-19 आपदा के दौरान जो एक त्रासदी देखी गई कि जो प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में पैदल अपने घरों की ओर लगातार अभी भी जारी है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मानवीय आपदा? नहीं, देखिए, ये तो बात सच है कि अगर किसी भी देशवासी को, चाहे वो किसी वर्ग से संबंध रखता हो, किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत पहुंचती है, तो उसका दुख भी होता है, अफसोस भी होता है और उसकी चिंता भी होती है। लेकिन हुआ क्या है कि इतनी भारी संख्या में देश है ये 130 करोड़ का, और इतनी भारी संख्या में हमारे माइग्रेंट लेबर हैं। हालांकि बार बार आग्रह किया जा रहा है कि किसी को पैदल ना चला जाए, बसों की व्यवस्था कर दी गई है। कल से तो गृह मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ परामर्श करके ये भी आदेश जारी कर दिए कि छोटी रूट्स पर भी गाड़ियाँ चलाई जाएँ। लेकिन क्या है कि एक मानसिकता है, एक स्वभाव है, हर व्यक्ति जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता है, जल्दी जल्दी घर पहुंचना। तो कुछ लोग उस उत्सुकता में, बेसब्री में निकल पड़ते हैं गर्मी में, धूप में, और उनको ये झेलना पड़ता है। अब कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा दृश्य नज़र आए उसको रोकने का प्रयास किया जाए। उसके लिए हमारे पुलिसकर्मी भी सक्रिय हैं और बसों की और रेल की व्यवस्था बहुत भारी मात्रा में कर दी गई है। आपके माध्यम से यही आग्रह है सभी सज्जनों से कि थोड़ा सब्र रखें, सभी घर पहुंचेंगे। सबको घर पहुंचाने का बेड़ा सरकार ने उठाया है, सरकार की जिम्मेवारी भी है। लेकिन अगर हम सीधे ऐसे निकल पड़े, चाहे आप और मैं भी हों, तो जोखिम आ जाए रास्ते में, तो उसका कभी कोई कुछ कह नहीं सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए यही ठीक है कि जो व्यवस्था निर्धारित की गई है उस व्यवस्था के माध्यम से हम अपनी मूवमेंट करें। कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है कि जो मानवीय त्रासदी है, जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, सरकार पूरी तौर पर असफल रही है उनसे निपटने के लिए। कल राहुल गांधी, आपने देखा कि राहुल गांधी जाके प्रवासी मजदूरों के साथ बैठते हैं और सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये अच्छा नहीं लगता कि इस किस्म की आपदा का राजनीतिकरण किया जाए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अफसोस की बात है, दुख की बात है कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी ये 70 वर्ष पुराना प्रजातंत्र है, यहाँ इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, जितना भी उकसाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्षी नेता या उनके दल, आज तक किसी ने भी, जितनी असुविधा में रहे हों, जितनी भी दिक्कत रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी सरकार की ओर से कोई कमी रह गई है। आखिरकार वो सभी कहते हैं कि मोदी जी ने जितनी हमारी चिंता की है, मैं स्वयं नीचे तक लोगों से मिला हूँ, पूर्वोत्तर में, जम्मू कश्मीर में, चाहे वो समाज के, वो कहते हैं कि साहब हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो इस आपदा के कारण हमारा क्या हशर होता, हम इसका तस्वुर नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो आप कहने का मेरा तात्पर्य है कि चाहे जितने राहुल गांधी उनके पास जाएं और जितनी बार जाएं, फिर भी लोगों की जुबान पर यही बात है कि मोदी जी के होते हम सुरक्षित हैं। जो कुछ हो रहा है मोदी जी हमारे लिए बड़े चिंता के साथ कर रहे हैं। अच्छा, पिछले 5 दिनों में 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की घोषणा, लेकिन विपक्ष कर रहा है कि यह जुमलेबाजी है, कुछ नहीं। अब देखिए, अब ये ऐसा है कि मैं ना मानूं, जैसे जगे हुए को जगाने की बात है। जब आप स्मरण कीजिए, बड़ा व्यंग वाला ये विषय है, जिस दिन प्रधानमंत्री का संबोधन था 12 मई के दिन, सुबह सुबह कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा, और जो एग्जैक्ट उन्होंने शब्द उपयोग किया मैं आपको वही सुनाऊंगा। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, द प्राइम मिनिस्टर, वी होप द प्राइम मिनिस्टर विल बी बोल्ड इनफ टू अनाउंस पैकेज ऑफ 4 to 5% GDP।
ये उनका एग्जैक्ट शब्द था कि हम दाद देंगे प्रधानमंत्री की यदि वो इतना साहस दिखा सके 4-5% GDP का पैकेज देने की। उसी दिन जब प्रधानमंत्री 10% GDP का पैकेज देते हैं तो क्या इनका रिएक्शन रहा? इनसे पूछा जाए भाई अब क्यों आप जवाब नहीं देते? अब कहते हैं जुमलेबाजी हो गई। जब तक नहीं बोले थे प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, इतना साहस दिखाएं। और प्रधानमंत्री ने 10%, मुझे लगता है कि विश्व में कभी ऐसी, और ये मामूली बात नहीं है। उसके अगले दिन जो एक दूसरी घोषणा हुई है, जो राशन कार्ड का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, वन नेशन वन राशन का, मुझे लगता है कि इतना भारी रिफॉर्म माइग्रेंट लेबरर्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसको दुनिया अपनाएगी। कि होता क्या था कि उड़ीसा से या बिहार से लेबर उठ करके जम्मू कश्मीर चले जाती थी, वहाँ जा कर के नया राशन कार्ड बनाना पड़ता। जब तक राशन कार्ड ना बने उनको अनाज के लाले पड़ जाते। अब वही राशन कार्ड कहीं भी जाएंगे। इतनी सारी बातें, ये सवाल तो ये उठता है कि 60 वर्ष जो इनकी सरकारें नहीं हो क्यों नहीं कर पाई। और यदि ये जुमलेबाजी है तो मैं लगता है कि ये जुमलेबाजी में ही देश सुखी है और हर व्यक्ति इस जुमलेबाजी की तारीफ कर रहा है। तो ये थे पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 20 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणा की है, उससे सभी क्षेत्रों को फायदा होगा और भारत एक आत्मनिर्भर देश बन पाएगा। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।